पूर्व सांसद श्री तेजवीर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री रविकांत जी गर्ग और आपके विधायक कारिंदा सिंह जी, अनिल तरकर जी प्रमुख, हरबलाल, राजेंद्र प्रधान जी कुरकुंदा, विजय शिवहरे प्रदेश मंत्री, मधु शर्मा जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, महिपाल सिंह ठाकुर महामंत्री, रजनीश त्यागी विधानसभा प्रभारी, विकास खन्ना विधानसभा संयोजक, पूरन प्रकाश जी प्रत्याशी। ये प्रत्याशी नहीं है, मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूं। इन्हें आपने बहनों भाइयों, वैसे नहीं भाई, शांत हो जाओ। वैसे आप जानते हैं कि चुनाव के मैदान में इन्होंने अब तक केवल 4 रन ही नहीं बनाए हैं, बल्कि 5 रन बनाने जा रहे हैं। 5वां रन ये बनाने जा रहे हैं। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि वह समय भी आएगा कि हमारे पूरन प्रकाश जी सीधे छक्का मारेंगे और एक ही बार में 6 रन बनाने में कामयाबी हासिल करेंगे। मेरे बहनों भाइयों, आज बसंत पंचमी का दिन है। आज बसंत पंचमी का दिन है। मैं आप सभी लोगों को इस बसंत पंचमी के पावन पर्व पर अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके मंगलमय जीवन की मैं कामना करता हूं। और मेरा यह सौभाग्य है कि आज जिस धरती पर मैं खड़ा हूं, हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा के केंद्र पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की यह जन्मस्थली है। बहनों भाइयों, पूरी भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में जो काम कर रही है, जो दिशा दी थी पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने, जो दृष्टि उन्होंने दिया था, जो दर्शन दिया था, उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज मोदी जी के नेतृत्व की भी सरकार यदि काम कर रही है, तो हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जो दर्शन दिया था, उसके माध्यम से दिशा और दृष्टि दी थी, उसी आधार पर काम कर रहे हैं। मैं आज उस पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की स्मृति को नमन करता हूं। अंत्योदय की बात उन्होंने कही थी। कहा था कि समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए लोगों का उत्थान होना चाहिए। हर इंसान को सुख की, आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए और परमानंद की प्राप्ति होनी चाहिए। यह कहा था पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय। कहा था कि हर व्यक्ति 4 चीजों को मिलाकर बना हुआ है, तन, मन, बुद्धि, आत्मा। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की सोच क्या थी, वह मैं केवल आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि यदि हम व्यक्ति को पूर्णता देना चाहते हैं, तो सरकारों को, शासन व्यवस्था को ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि हर व्यक्ति के तन को, यानी शरीर को धन धान मिल जाए, मन को मान सम्मान स्वाभिमान मिल जाए, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान मिल जाए और आत्मा के सुख। और बहनों भाइयों, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की मान, प्रतिष्ठा और स्वाभिमान को बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। आज के कुछ वर्षों पहले भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था, तो दुनिया उसे हल्के तरीके से लेगी। भारत यह कमजोर भारत है, भारत गरीब भारत। हमारी बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए था, दुनिया नहीं लेती। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बहनों भाइयों, आप भी सीना ठोक कर कह सकते हो कि आपका भारत अब कमजोर भारत नहीं है। आज दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत यदि कुछ बोलता है, तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है। अब यह हैसियत भारत की बन गई।
दुनिया समझती है कि भारत बोल रहा है, इसका कोई मतलब हुआ करता है। आपने देखा उरी और पुलवामा में आज के 4-5 साल पहले यही हम ही लोगों की सरकार थी। पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी आकर उन्होंने हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की हत्या कर दी। हमारे कई जवान शहीद हुए। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम 2-3 लोगों के साथ बैठकर चटपट फैसला किया। बहनों भाइयों, उस समय मैं भारत का गृह मंत्री था। चटपट फैसला, और आपने उसके बाद देखा कि हमारे सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। हमने सारी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया, भारत कमजोर भारत नहीं है, भारत के अंदर वह ताकत है कि दुनिया की कोई ताकत हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत करेगी, हम इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत हुई तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह है भारत की ताकत। लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टियों को बात समझ में नहीं आ रही। अभी 2-3 दिन पहले आपने टेलीविजन के पर्दे पर सुना होगा, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे थे भारत और चीन के बीच गलवान में जो संघर्ष हुआ था उसमें भारत के सेना के जवान मारे गए और चीन के केवल 3-4 जवान मारे गए। चीन का एक अपना सरकारी पत्र ग्लोबल टाइम्स जो लिख लिया, उसकी बात को राहुल जी ने सही मान लिया। लेकिन आप लोगों को जानकारी इस बात की होगी बहनों भाइयों, अभी 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार जिसका नाम क्लैक्सन है, उस अखबार में यह लिखा है बहनों भाइयों कि जो भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच संघर्ष हुआ था गलवान घाटी में, चीन के 38 से लेकर 50 जवान मारे गए थे, 2-4 जवान नहीं मारे गए। हमारे भारत के सेना के जवानों के शौर्य पराक्रम पर सवालिया निशान लगाते थे। रंच मात्र भी संकोच नहीं होता है कांग्रेस के नेताओं। भारत की सीमाएं यदि सुरक्षित है मेरे बहनों भाई, हमारे सेना के जवानों के शौर्य पराक्रम के कारण कतई से बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यदि मैं सीमा पर जाता हूं, सेना के जवान जब देखते हैं बहनों भाइयों, चाहे कोई किसी कौम का क्यों, जिस तरीके से उनके बुलंद हौसले को मैं देखता हूं, मैं पूरी तरह से देश का रक्षा मंत्री होने के नाते आश्वस्त हो जाता हूं कि कोई दुनिया की ताकत भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचा सकती। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, मुझे ज्यादा कुछ आप लोगों को बतलाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप लोग ठीक ठाक हैं, सही सलामत हैं कि नहीं है? गुंडे बदमाश माफिया कहां हैं? जेल में हैं। आप लोग मिलने तो नहीं जाते हो? नहीं, उन्होंने मान लिया कि उत्तर प्रदेश में अब योगी जी की सरकार है भैया, बाहर मत घूमो, बेहतर यह है कि चलो जेल में ही। और आप जानते हैं, चाहे कोई राज्य हो अथवा कोई देश हो, कोई राज्य हो अथवा देश हो, उसकी पहली विकास की पहली शर्त यह होती है, विकास की पहली शर्त होती है मेरे बहनों भाइयों, कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। यदि कानून और व्यवस्था के हालात चुस्त दुरुस्त नहीं है तो राज्य किसी भी सूरत में विकास नहीं कर सकता। और मैं योगी जी को बधाई देना चाहता हूं। योगी जी ने
उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था के हालात को चुस्त दुरुस्त करने में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। वह इसके लिए बधाई के पात्र है। माने माफियाओं की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनी हुई थी, बुलडोजर से अट्टालिकाओं को ध्वस्त किया जा रहा है और किसी पूंजीपति के हवाले वह जमीन नहीं की जा रही है, बल्कि माफियाओं की जो आलीशान बिल्डिंग्स को ध्वस्त किया जा रहा है। तो उस स्थान पर मकान यदि बनेगा तो जिस्म का पसीना बहाने वाले हमारे गरीब भाइयों का मकान बनेगा। यह हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का संकल्प है। अब विकास तेजी के साथ हो रहा है। चौड़ी चौड़ी 4 लेन 6 लेन 8 लेन की सड़कें उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई दे रही। मैं सारी सड़कों का, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बहुत सारी बनी। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, लंबी चौड़ी इसकी चर्चा यहां नहीं करना चाहूंगा। यहां तक कि ब्लॉक मुख्यालय, तहसील मुख्यालय 2 से लेकर 3 लेन की पक्की सड़कों के द्वारा जोड़े गए हैं। किसने जोड़ा है? बहनों भाइयों, विकास का जहां तक सवाल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, योगी जी के नेतृत्व में और हमारे केंद्र में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास यहां 84 का 84 योगासन कर रहा है। योगासन आप लोग करते हो? तुम लोग करते हो कि नहीं? कितने योगासन होते हैं? कितने योगासन होते हैं? कोई बताएगा? कोई बताएगा? 84। कोई बतला दिया? बहनों भाइयों, जब होगा कानून का शासन, विकास करेगा योगासन। और 84 आसन होते हैं, 84 योगासन होते हैं। 84 में से 83 योगासन तो हमारे यहां हो रहा है, विकास कर रहा है। एक योगासन और है, जानते हैं? शीर्षासन। वो शीर्षासन हम लोगों ने विपक्ष के लिए छोड़ दिया, समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दिया है, बहुजन समाज पार्टी के लिए छोड़ दिया। और समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मैं समाजवादी पार्टी को कहना चाहता हूं, इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति से बाज आइए। हमको मुसलमान का वोट चाहिए, हमको जाति का वोट चाहिए, उस जाति का वोट चाहिए। और समाजवादी पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं, सरकार राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है। बहनों भाइयों, राजनीति की जाती है तो समाज बनाने के लिए की जाती है, देश बनाने के लिए की जाती है, केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है। और मैं अपने भी पूरे प्रदेश और देश की जनता का भी मैं आह्वान करता रहता हूं, जाति पंथ मजहब की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति यदि होनी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति होनी चाहिए। भारत के ऋषियों और मनीषियों ने इसी भारत की धरती से, मेरे बहनों भाइयों, एक संदेश दिया है सारे विश्व को। केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोग ही हमारे परिवार के सदस्य नहीं हैं, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले जितने भी लोग हैं हमारे परिवार के सदस्य हैं। यह मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश ने दिया है तो केवल और केवल भारत देश ने किया है। यह बात समाजवादी पार्टी को समझ में आनी चाहिए। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, धर्म की, मजहब की राजनीति, जात की राजनीति। बहनों भाइयों, यह भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं है। ऐसी राजनीति हमको स्वीकार नहीं है। अजीबोगरीब हालात में होने कर, और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। बहनों भाइयों, आजाद भारत में नेताओं ने बहुत सारे आश्वासन दिए, आंशिक रूप से भी अपने आश्वासनों को पूरा कर दिया होता तो हमारा भारत पता नहीं 20-25 वर्ष पहले ही एक दुनिया का धनवान भारत बन गया। कहा बहुत कुछ, किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है
जो कहती है वह करती है। यह है हमारा चरित्र। अब जैसे 1951 में जब हम लोग भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, तो उस समय हमारे नेता हुआ करते थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय उसी समय उनके साथ थे। भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब चुनाव भारतीय जनसंघ लड़ा 51 में, उन्होंने जब चुनावी घोषणा पत्र तैयार कराया, उसमें कहा जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी तो जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत जो विशेषाधिकार प्राप्त है हम उसको समाप्त कर देंगे, और जो राज्य हिंदुस्तान के, जो दर्जा हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का है वही दर्जा और जम्मू कश्मीर का भी। अब हमको संसद में इसके पहले बहुमत ऐसे मिला नहीं था जैसा इस समय मिला, और आपने देखा हमको संसद में बहुमत मिला और चुटकी बजाते हुए धारा 370 हम लोगों ने समाप्त किया। वैसे ही हम लोगों ने कहा था नागरिकता कानून पास करेंगे जिस दिन संसद में बहुमत मिल जाएगा। भारत का एक तो विभाजन नहीं होना चाहिए था, लेकिन भारत का विभाजन हो गया, भारत पाकिस्तान बन गया। वैसे चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश, यहां रहने वाला हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी, यदि किसी का धार्मिक उत्पीड़न होता है और अपना देश छोड़कर वह भारत में आना चाहता है तो उसे हम ससम्मान नागरिकता प्रदान करेंगे। ये वादा था, इस वादे को भी हम लोगों ने पूरा किया। जो कहा था हम लोगों ने तब पूरा किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं राजीव गांधी जी की, भारत के प्रधानमंत्री थे। किसी प्रधानमंत्री के बारे में मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता हूं, मैं तीखी टिप्पणी भी किसी के बारे में नहीं करता हूं। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, वह व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है। लेकिन राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था, हम क्या करेंगे, ऊपर से मैं 100 पैसा भेजता हूं नीचे विकास के लिए, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों की जेबों तक केवल 15 पैसा पहुंच पाता है। यह लाचारी व्यक्त की। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहनों भाइयों इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया, और डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं आज 100 रुपया यदि दिल्ली से चलता है तो 100 का 100 रुपया यहां की लोगों की जेब में पहुंचता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आपके खातों में 6,000 रुपया पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? कोई कटता तो नहीं, 1 पैसा 2 पैसा, पूरा का पूरा पैसा आता है। सिस्टम में चेंज लाकर, व्यवस्था में परिवर्तन लाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। वो हम लोगों ने किया है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री ने उस समय क्या कहा था जब 2014 में उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। हम लोगों ने साथ ही शपथ ली। प्रेस के दोस्तों ने पूछा, प्रधानमंत्री जी बोलिए आपकी सरकार क्या करे? उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने इतना ही कहा, हमारी सरकार भारत के गरीबों को समर्पित है। बहनों भाइयों, यह केवल कंठ के ऊपर से निकली हुई आवाज नहीं थी, बल्कि यह दिल की आवाज थी। क्या सच नहीं है? कोरोना के दौरान बहुत सारे हमारे मजदूर बेकार हो गए थे। मुंबई, कलकत्ता, कहां कहां से भगे भगे मद्रास अपने घरों को पैदल वापस लौटे। रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया, हर गरीब परिवार को महीने में 2 बार मुफ्त राशन मुहैया कराएंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं यहां गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मुहैया हो रहा है। माताएं बहनें जो गरीब परिवारों की हैं, उनके आंखों से खाना बनाते समय आंसू नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अंगीठी से लकड़ी जलाकर वह खाना बनाती हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि अब उनके लिए एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा, तो गैस सिलेंडर भी मुहैया कराने का काम किया है। बहुत सारे ऐसे काम हैं, कितने कामों की मैं चर्चा करूं जो किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का जहां तक सवाल है, पहले उत्तर प्रदेश में 2, 4, 5 मेडिकल कॉलेज होते,
आज हम लोगों ने फैसला किया है उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। बहनों भाइयों, हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। 59 मेडिकल कॉलेज या तो बन गए हैं या तो निर्माणाधीन है। इस तरीके से राज्य का विकास हो सकता है। यहां किसान बैठे, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर बड़ी चर्चा होती है। वैसे अपने समय मैंने जमकर कुछ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लोगों का धान खरीदा था जब मैं मुख्यमंत्री था, और हमारी सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। योगी जी ने भी यही किया। और आपको बतलाना चाहता हूं, कोई शंका पैदा करता है तो उसके बहकावे में मत आइए। पहली तारीख को जो बजट पेश हुआ है, उस बजट को उठाकर देख लीजिए, उसमें क्या लिखा है। 2,37,000 करोड़ रुपया केवल धान और गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए तय किया गया है। बहनों भाइयों, यह है हमारे सरकार का कलेजा, यह है हमारे सरकार का कलेजा। बातें बहुत सारी हैं, यदि मैं चर्चा करूंगा तो घंटे 1.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन आगे भी हमारी 2 सभाएं हैं। तो मैं चलूं? मैं तो क्या करें ना? चलें? आप लोग पूरन प्रकाश जी को बंपर वोटों से जिता देंगे? पूरन प्रकाश जी को जिता देंगे ना? पक्का? तो एक बार हाथ उठाकर ताली बजा दीजिए तो मैं मान लूंगा कि पक्का। आप पूरन प्रकाश जी, इन लोगों ने तय कर दिया कि अब इन लोगों ने तय कर दिया कि आपको जिता देंगे। अब मेरी कोई जरूरत नहीं, मैं चलूं। अगर न जिताए तो फिर गड़बड़ होगा। पक्का? पक्का है तो बोलिए, एक कंठ पे बोलिए। भाइयों, आप सभी भारत माता का ऊंचा मस्तक देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते? नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? नए भारत का निर्माण तभी होगा जब नए उत्तर प्रदेश का निर्माण होगा, और भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त कोई राजनीतिक पार्टी नए उत्तर प्रदेश का निर्माण नहीं कर सकती है। इसलिए आप सभी का समर्थन, और झूम कर समर्थन, जमकर समर्थन, अरे राम राम, आप सबका प्राप्त होना चाहिए। तो ले जाए, इसको ले जाना। आप लोग मंजूर ना? लेकिन फिर पूछा था कितनी कीमत, और लोग कहा 5-6 हजार से कम नहीं। कैसे ले जाऊं? मैं पूरन प्रकाश जी को मैं कहना चाहता हूं, चुनाव के समय तो आपको नहीं दूंगा। जो आपके कहां है आशा जी, ये हमारी जिलाध्यक्ष मधु जी, मैं इसको आपको देता हूं, और आपको देता हूं इसलिए देता हूं, चुनाव बीत जाए तब ऐसे गरीब परिवार की कोई लड़की जो शादी होने के बाद घर से विदा हो रही और उसके पैरों में कोई चांदी की भी पायल न हो, तो मेरा मुकुट तोड़कर उसके पैरों के लिए चांदी की पायल बनवा देना, इसलिए मैं दे रहा हूं। बोलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।